गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज़ पब्लिक चैट में कंफर्म करिए मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग गोपाल जी, मंदाकिनी जी, इंद्रजीत जी, दुष्यंत जी। गुड इवनिंग झिंटू। और कौन कौन ज्वाइन किए हैं? सुधाकर जी, ज्ञानेंद्र जी, ज्योतिर्मय, अभिनव। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलटीसी रूल, है ना, सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल 1988। और आज हम आप लोगों के साथ ग्रुप में ऑलरेडी शेयर भी कर दिए हैं इसका जो अपडेटेड पीडीएफ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत है ना। और उसके बाद अगर कुछ आएगा तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। हर एक क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों को पकड़ने से ज़्यादा छोड़ना ज़रूरी हो जाता है ना। तो इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ लेना है कि सब कुछ पढ़ने का समय ना मिले। तो कल हम एक काम आप लोगों के लिए किए हैं कि रूल को सी सी एस एल टी सी रूल जो है, इस रूल में टोटल 19 रूल है। और जिस 19 रूल को मैं एक ही जगह पे आप लोगों के लिए समराइज कर दिया हूँ। और इसके भीतर से कुछ कुछ रूल जो है आपका इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम पे सवाल पूछा जा सकता है। जिसके भीतर सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोलिएगा तो वो है चेंज ऑफ होम टाउन, है ना। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, एंटायर सर्विस पीरियड में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का होम टाउन कितने बार चेंज किया जा सकता है। फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। वेरी गुड इवनिंग शत्रुधन जी, सीताराम जी, ज्योतिर्मय, मंदाकिनी, शत्रुधन, देवेन जी। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। शांतनु, सच्ची, बिल्कुल पूरे जीवन में आपका एक ही बार किया जा सकता है। और ये कौन करता है? तो ये आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो करेंगे, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर होते हैं, पीएमजी एंड अबव जो रहते हैं, तो वो आपका ये करेंगे। और अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अपना होम टाउन चेंज करवाना है तो जो फिनेंशियल एडवाइज़र है कंसर्न डिपार्टमेंट का, वो उनका होम टाउन जो है चेंज करेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे मेरे दृष्टिकोण से, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम पे ये सवाल कभी भी आपका पूछा जा सकता है। फिर अगर हमको बोला जाए तो इसके बाद कैरी ओवर ऑफ एलटीसी, मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो फोरफीचर वाला जो है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कंडीशन पे हमारा एलटीसी का जो क्लेम है वो फोरफिट कर दिया जाएगा, है ना। तो वो फोरफीचर के बारे में आप याद रखिएगा। फोरफीचर ना, 4 से 14, फोर फीचर से क्या आता है? 14, याद रहेगा। 14 याद रहेगा। फोर फीचर का 4 है और 14 में भी 4 है। तो ये आपका फोर फीचर के बारे में कौन सा रूल में बताया गया? तो सी सी एस एल टी सी रूल का रूल नंबर 14 में आपका फोर फीचर के बारे में आपका बताया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है अगर आप सारा रूल याद कर पाते हो। अगर सारा रूल याद नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 बार अगर आप पढ़िएगा तो मोटा मोटी एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा प्रोविज़न जो है दिया गया है ना। जैसे रूल नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कमेंसमेंट के बारे में कि इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि कब से ये लागू होगा उसको बोला जाता है कि डेट ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन। जिस दिन आपका गेजेट नोटिफिकेशन आया था उसी दिन को बोला जाएगा इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट। और वो डेट कौन सा था? फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। डेट ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन यानी कि कमेंसमेंट कौन सा था? फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। 21/5/1988 मुकेश ने जवाब दिया, मंदाकिनी और बाकी लोग। देखिए, सब लोगों का जवाब आना चाहिए। आप नहीं जानते हो तो डोंट नो भी लिख सकते हैं। सची वर्मा, अभिजीत, बिल्कुल सीताराम, 21/5/1998, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ था? 21/5/1988, है ना। तो ये 1988 में ही 3/5/1988 में डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है, इनके द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया गया था।
इनके द्वारा एलटीसी के ऊपर नोटिफिकेशन इशू किया गया था। बट वो नोटिफिकेशन पब्लिश कब हुआ था? तो 21/5/1988 को वो नोटिफिकेशन का गेजेट में पब्लिश हुआ था, जिस कारण से डेट ऑफ इफेक्ट अगर पूछा जाए तो हम 3/5 ना लेके हम लोग 21/5 लेंगे, 21/5/1988। क्लियर है? तो ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे रूल 2 में कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन किन के लिए है? तो जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय डेपुटेशन में आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय और री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट, इन लोगों के लिए कंडीशन था कि ये होम टाउन एलटीसी कब अवेल कर पाएगा? तो एटलीस्ट अगर 2 साल ये डिपार्टमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, तब जाके ये होम टाउन ले पाएगा। और एटलीस्ट 4 साल अगर देता है तो उस जगह पे वो आपका ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। फिर रूल 3 हमने देखा था। रूल 3 में क्या था? स्कोप। स्कोप में क्या बोला कि एलटीसी रूल जो है ये कवर करता है बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली। एलटीसी रूल गवर्नमेंट सर्वेंट को और गवर्नमेंट सर्वेंट का फैमिली दोनों को कवर करता है। अब फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए, वो कौन सा ओकेशन होता है जहाँ पे, एक ऐसा ओकेशन का एग्जांपल दीजिए जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट को एलटीसी नहीं मिलेगा बट उसके फैमिली मेंबर्स को एलटीसी मिलेगा। फटाफट से एग्जाम्पल दीजिए, वो कौन सा ओकेशन होगा? सस्पेंशन। सीताराम, देवेन, सची, महेश, बिल्कुल ड्यूरिंग सस्पेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट को तो एलटीसी नहीं मिलेगा बट उसके फैमिली मेंबर को आपका एलटीसी मिलेगा। सस्पेंशन के बारे में सीसीएस सीसीए रूल के कौन सा रूल में बताया गया? फटाफट से बताइए। सस्पेंशन के बारे में सीताराम, महेश, वेरी गुड, रूल 10 में बताया गया सस्पेंशन के बारे में, है ना। देखिए, जब कोई बंदा सस्पेंड हो जाता है वो टेंशन में आ जाता है। जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपका सस्पेंड होता है तो वो किस में आ जाता है? वो आपका टेंशन में आ जाता है। याद रहेगा किस में आता है? टेंशन। जिस कारण से आपका रूल नंबर 10 में बोला गया सस्पेंशन के बारे में। याद रहेगा? चलिए आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे और एक सवाल आपको पूछा जाता है अबाउट डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया? कौन बताएगा? फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। 10 के बी नहीं है देवेन जी, आप भूल गए हैं, बूढ़ा हो रहे हैं। 10 के 2 था ना, 10 के 2 में बताया गया है ना। 10 के 2 में बताया गया है आपका डीम्ड सस्पेंशन के बारे में। याद रहेगा? रूल नंबर 10 के 2 में आपका डीम्ड सस्पेंशन के बारे में बताया गया था। अच्छा, 1 मिनट प्लीज वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए। चलिए, अब हम लोग फिर देखे थे डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन में हम लोग क्या देखे थे? रूल 4 में बताया गया है डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में हम लोग टोटल 4 5 6 डेफिनेशन हमारा यहाँ पे दिया गया था, जिसके भीतर एक डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कंट्रोलिंग ऑफिसर का। कौन सा वाला? सप्लीमेंट्री रूल में कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया। फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया था? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। SR 191। सुधाकर जी बोला, किशोर वेरी गुड। मंदाकिनी जी पब्लिक चैट में जवाब दे दीजिए। सची, संतोष, सुमन, ज्योतिर्मय, वेरी गुड, वेरी गुड। देवेन, अभिनव, रूल नंबर SR 191 में आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया था, है ना। चलिए आगे हम लोग आते हैं। आगे यहाँ पे, अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे ये भी हम लोग देख लिए थे, चेंज ऑफ होम टाउन, है ना। तो ये भी हम लोग देख लिए थे कि चेंज ऑफ होम टाउन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी किए। और डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट, मेरे हिसाब से यहाँ से हमारा डिस्कशन होगा ना। लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, एक बार फटाफट से बता दीजिए, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, अब मेरा जो सुझाव है आप सुन लीजिए कि जब हम लोग इस एलटीसी रूल को पढ़ेंगे तो अब शुरू में ही ये पीपीटी का पहला पेज को मत पढ़िए। जहाँ पे ये समरी बनाया हुआ है आप पहले पूरा पीपीटी पढ़ लीजिए, पूरा आप रूल को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप इस पेज को पढ़िएगा। याद रहेगा? पहले आप सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाके आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, तब जाके आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप शुरू में अगर पढ़िएगा तो यहाँ पे आप समझ नहीं पाइएगा और थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको याद रखने में। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम लोग एक और दो चीज़ जोड़े हैं इसमें जो आपको ध्यान में रखना है कि एलटीसी जो रूल है, किसी का अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लीजिए। इस रूल में टोटल 3 फॉर्म का यूज़ किया गया।
पूरे रूल में 3 फॉर्म दिया गया। फॉर्म नंबर 1 में बताया गया एप्लीकेशन फॉर एडवांस, एडवांस के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वो कौन सा फॉर्मेट में होगा। फॉर्म नंबर 2 में बताया गया जब आप क्लेम करते हैं वो कौन सा फॉर्म में होगा, एलटीसी कंसेशन बिल यानी कि क्लेम फॉर्म। और फॉर्म नंबर 3 में बताया गया रजिस्टर ऑफ एलटीसी क्लेम, जब कोई बंदा एलटीसी के लिए आवेदन करता है तो एक रजिस्टर में उसका एंट्री किया जाता है, तो उस रजिस्टर के बारे में आपका फॉर्मेट जो है वो फॉर्म 3 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ 2 चीज़ और हम लोगों को याद रखना है। हम लोग सारा रूल के जब शुरू में डिस्कस करते हैं तो उसमें ही बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जब हमारा एलटीसी रूल बना तो ये बनने का पावर हमको किसने दिया और कैसे आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 2 आर्टिकल है जो आपके एग्जाम पे भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 309 और आर्टिकल 148 का क्लॉज 5, जो हमको मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो रूल बनाएगा, है ना। और इसी पावर को यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सीसीएस एलटीसी रूल जो है उसको बनाएंगे। और ये बनाने के लिए उनको कंसल्ट करना पड़ा। किसके साथ कंसल्ट किए, तो बोला कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, उस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ उन्होंने कंसल्ट किया और सीसीएस एलटीसी रूल को फ्रेम किया। तो आपसे अगर सवाल एग्जाम पे पूछेगा तो यहाँ से 3 सवाल आता है। नंबर 1, आर्टिकल का नंबर बताइए जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है रूल बनाने का। कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है रूल बनाने के लिए, फटाफट से पब्लिक चैट में लिखिए। बिल्कुल, सब जैसे हमारा सीसीए था, सीसीएस कंडक्ट है, सब में सेम ही है ना। आर्टिकल आपका 309 और आपका आर्टिकल 148 का क्लॉज जो हमारा 5 है वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है ना। और साथ में कंसल्टेशन किसके साथ करना पड़ता है, कंसल्टेशन किसके साथ रहता है, आपसे पूछेगा कंसल्टेशन किसके साथ होगा, कैग के साथ होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ होगा, है ना। तो ये सवाल जो है हमको एग्जाम पे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। शॉर्ट टाइटल हम लोग देखा और हम लोग गेजेट नोटिफिकेशन का डेट भी देखे। ऑफिशियल गेजेट में कब आया था, 21/5/1998। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा डीओपीटी का नोटिफिकेशन था 3/5/1988 और गेजेट नोटिफिकेशन है 21/5/1988। रूल किसके किसके ऊपर लागू होगा ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे पिछले क्लास में। आप इसको याद रखने के लिए सीडीसीआर याद रख सकते हैं। सीडीसीआर मतलब सी में हो गया सिविलियन, डी में हो गया जो लोग डेपुटेशन में हैं, सी में हो गया कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ और आर में हो गया री एम्प्लॉयड पेंशनर्स, री एम्प्लॉयड पेंशनर्स, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी आपको याद रहेगा, ये आपका कुछ खास है नहीं। ये सारा चीज़ हम लोग देखे हुए थे। फटाफट से हमको कोई एक पब्लिक चैट में बताइए कि हम लोगों को आज कहाँ से डिस्कस करना है। मंदाकिनी जी कुछ बताना चाहते हैं आप, आपका तबीयत खराब लग रहा है, म्यूट कर लीजिए। मंदाकिनी जी रूल 6, चलिए ठीक है। तो रूल 6, रूल 5, हाँ चलिए महेश जी ने भी कंफर्म किया रूल 6। तो हम लोग आ जाते हैं रूल 6 में। अच्छा, फैमिली में मैं 1-2 चीज़ आपका यहाँ पे ऐड किया हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। देखिए ये एक सवाल मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है ना। हालांकि आप अगर सोचिएगा तो कॉमन सेंस से भी आपका जवाब आ जाएगा, बट जान लेना बेहतर है, तब आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाइएगा। बोला गया, हमने देखा था अगर किसी बंदे का सिस्टर जो है, बहन जो है वो अनमेरिड है या फिर वो आपका डिवोर्स्ड है, एबंडन्ड है, सेपरेटेड है ना, और वो हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, वो किसके साथ रहता है, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ही डिसाइड करती है और होली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, तो वो उनका फैमिली मेंबर कहलाती है। बट द चिल्ड्रेन ऑफ सिस्टर्स, याद रखिए, द चिल्ड्रेन ऑफ सिस्टर्स हु आर डिवोर्स्ड, abandoned, separated और widowed are not included in the term of family। ठीक है, तो ये सवाल आपको एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है कि विडो सिस्टर या अबंडन सिस्टर जो है उनका जो बच्चा है वो फैमिली मेम्बर्स होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको याद रखना है वो फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे।
फिर हमने देखा था डिपेंडेंसी के बारे में, यहाँ पे बोला गया था जो फुल्ली डिपेंडेंट है। अब बात आता है फुल्ली डिपेंडेंट हम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे बोला गया ये मेंबर ऑफ फैमिली हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जो हमारा मेंबर ऑफ फैमिली में जिसको हम ट्रीट करना चाहते हैं उस बंदे का डिफरेंट सोर्सेज से, जितना भी सोर्सेज अवेलेबल है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ मिनिमम फैमिली पेंशन। मिनिमम फैमिली पेंशन का अमाउंट कितना होता है, 9,000 प्लस डीआर, है ना, डीआर हो जाएगा, ये डीआर हम लिखे हुए हैं, तो मान लीजिए 9,000 प्लस डीआर जो भी है, तो वो अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम फैमिली पेंशन। अगर किसी बंदे का इनकम इस मिनिमम फैमिली पेंशन से ज़्यादा है तो माना जाएगा कि वो बंदा जो है डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोगों को याद रखना रहेगा। बाकी ये सारा हम लोग पिछले क्लास में ही देखे हुए थे। एक बार फटाफट से हमको बताइए, वाइफ और हस्बैंड अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हाँ बिल्कुल शिवेन जी, मोटा मोटी आपका हमने प्रयास किया कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़रूरत रहेगा इसमें हम ऐड करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप लोगों को अगर लगता है कहीं पे कुछ छूटा हुआ है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा, है ना, आप सब हेल्प करिएगा तभी हम लोग और बेहतर हो पाएंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, और एक सवाल, शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट, इसके बारे में कौन सा वाला एसआर में बताया गया, शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट इसके बारे में कौन सा एसआर में बताया गया था। ट्रैवलिंग अलाउंस जब हम लोग देखे थे तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट के बारे में हम लोग देखे थे, SR30। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, SR30 ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिया। ये भी हमारा देख लिए हैं। अब आते हैं हम लोग रूल 6, जहाँ पे बताया गया, अच्छा रूल 6 हमारा हो गया था, ये होगा रूल 6 डिस्कस करना है या डिस्कशन हो चुका है, एक बार बता दीजिए फटाफट पब्लिक चैट में। होगा, चलिए तो आते हैं हम लोग रूल 6 में क्या बताया गया, बोला गया डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट अंडर एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया, है ना। अब देखिए होम टाउन एलटीसी जब होता है वहाँ पे तो हम घर जाते हैं, जिस कारण से बोला कि होम टाउन के केस में हमको डिक्लेयर नहीं करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे तो हम घर ही जा रहे हैं। अब बोला कि जब आप एलटीसी में ऑल इंडिया जा रहे हो तो यू शुड डिक्लेयर द प्लेस वेयर यू आर विजिटिंग, है ना। तो बोला कि व्हेन द कंसेशन टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया इज proposed to be availed by the government servant, he shall submit a declaration of the intended place of visit in advance। तो जाने से पहले ही उनको अपने डिपार्टमेंट को बताना रहता है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। और एक बार जब वो प्लेस ऑफ विजिट को डिक्लेयर कर देता है तो जनरली चेंज होना नहीं चाहिए, बट फिर भी कंडीशन दिया गया कि डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट मे बी चेंज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जर्नी। अगर उस डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जर्नी, जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही आप प्लेस ऑफ विजिट को चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए भी द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, है ना। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को चेंज किया जा सकता है कि नहीं, तो जवाब है हाँ जा सकता है, बट नॉर्मली इट शुड बी चेंज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जर्नी एंड विथ द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बोला कि बट इट मे नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जर्नी। एक बार जर्नी हमने स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपको इस डिक्लेयर्ड प्लेस को चेंज नहीं करना है, अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इज देयर, सर्कमस्टेंसेस विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। जैसे जैसे मान लीजिए मेरा ही एक सीनियर सर थे जिनको काठमांडू जो है, काठमांडू घूमने के लिए जाना था, मंडू होता है या मुंडू होता है जो भी होता है, काठमांडू घूमने के लिए जाना था। अब जब वो रास्ते से जा रहे थे मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक आ गया, है ना। तो जब वहाँ पे अर्थक्वेक का स्पेलिंग क्या होता है, QUAKE होगा ना। तो जब अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, अब कोई जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ घटना हो गया, है ना। तो ये सर्कमस्टेंसेस जो है, जो अर्थक्वेक हुआ, इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो।
आपको मान लीजिए कश्मीर में घूमने जाना है। अब कश्मीर में कोई एक जगह पे आपका जो मान लीजिए जैसे कुछ दिन पहले हुआ था ना थाजियास ग्लेशियर में, वो आपका नीचे आ गया था, ये कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ था, तो मान लीजिए वो एरिया जो है बंद हो गया, तो सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल अगर होगा तो आपको अलाउड है, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे ये अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बोला कि अगर रिलैक्सेशन का ऑप्शन है, मान लीजिए सर्कमस्टेंसेस इज नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल, फिर भी आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे पावर किसको दिया गया, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन का पावर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को, या फिर डिपार्टमेंट को, या फिर जो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके पास रिलैक्सेशन का पावर दिया गया कि अगर उनको रीजनेबल लगे तो रीजनेबल ग्राउंड पे वो आपका चेंजेस कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है। आगे आते हैं हम लोग रूल 7। देखिए, कमेंसमेंट से पहले आप कर सकते हैं सचिन जी, बट उसके लिए भी आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर का परमिशन चाहिए, है ना, कंट्रोलिंग ऑफिसर का परमिशन चाहिए। कितने दिन पहले इसका कोई ये नहीं बताया गया शिवेन जी कि कितने दिन पहले आपको करना है, बट आप जर्नी कमेंस होने के पहले बोला गया, मतलब क्या है, बस आप एक दिन पहले भी अगर करिएगा तो वो कमेंसमेंट से पहले ही होगा, है ना। आज के दिन हमको जर्नी स्टार्ट करना है, अगर हम प्रीवियस डे 2 तारीख को हमको जर्नी स्टार्ट करना है, अगर हम 1 तारीख को भी इंटीमेट किए तो ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी हो गया, है ना। तो यहाँ पे हाउ मेनी डेज ये बोला नहीं गया, बोला जस्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 7। रूल 7 क्या बोला, बोला कि एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी कि हमको कब एलटीसी मिलेगा, तो बोला गया 1 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑन द डेट ऑफ जर्नी, ऑन द डेट ऑफ जर्नी परफॉर्म बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। तो जिस दिन आपको जर्नी करना है, आउटवर्ड जर्नी जिस दिन करना है, उसके पहले आपको 1 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई बंदा का आपका 1 साल पूरा हो रहा है, सपोज 15/4/2025 को, ठीक है, 15/4/2025 को उनका वो एलिजिबल हो रहे हैं आपका आउटवर्ड जर्नी के लिए, बट वो 2/4 को ही अप्लाई कर सकता है ना, अप्लाई कर सकता है कब के लिए, कि भाई मैं 15 तारीख को जाना चाहता हूँ, तो मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने में दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ जर्नी जो है उसको याद रखना है, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस होगा, उसी के बाद काउंट किया जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखना है, FR17A जो हमको बताता है ब्रेक इन सर्विस, बोला गया ब्रेक इन सर्विस अगर किसी बंदे का लग गया, है ना, किसी बंदे को अगर ब्रेक इन सर्विस लगा दिया गया, तो जनरल सर्कमस्टेंसेस पे ये आपका एलटीसी को इफेक्ट करता है, ये आपका एलटीसी को इफेक्ट करता है एलटीसी के ऊपर ये आपका अपना प्रभाव विस्तार करता है, डालता है। ठीक है, तो अगर अनलेस जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने लिख दिया कि नहीं एलटीसी पर्पज ऑफ व्यू से ये ब्रेक एंड सर्विस कम नहीं करेगा, तो अलग इशू है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया, किसी को खाली ब्रेक इन सर्विस लगा दिया गया, तो अगर ब्रेक इन सर्विस लगा दिया गया तो आफ्टर द ब्रेक इन सर्विस फिर से उनको 1 साल का कंटिन्यूअस सर्विस देना पड़ेगा, तब जाके एलटीसी मिलेगा। जैसे पीएलआई के केस में हम लोग देखते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, अगर पीएलआई में एक बार पॉलिसी को रिवाइव कर दिया जाता है, वो बिल्कुल नया पॉलिसी बन जाता है, न्यू पॉलिसी बन जाता है, जैसे नया पॉलिसी होता है, फिर विद इन 3 years अगर डेथ होता है, दिस इज ट्रीटेड एज अर्ली डेथ क्लेम, है ना। सिमिलरली ये खाली पीएलआई के नहीं, डिफरेंट कोई भी आप इंश्योरेंस चूज करिएगा, उस इंश्योरेंस को अगर आप रिवाइव कराते हैं, तो रिवाइव करने के बाद वो बिल्कुल नया पॉलिसी बन जाता है, फिर आफ्टर 3 years ही आपका मतलब आफ्टर बिफोर 3 years अगर कभी भी किसी का डेथ हो जाता है, दिस विल बी ट्रीटेड एज अर्ली डेथ क्लेम, ये याद रखना है ना। सिमिलरली किसी का ब्रेक इन सर्विस लगा दिया, ब्रेक इन सर्विस का मतलब हो गया रिवाइवल, भाई उसका खत्म हो गया, प्रीवियस जितना जो था सारा जीरो हो गया, है ना, ये बात हमको याद रखना है। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कितने बार मैं रिवाइवल करवा सकता हूँ एक पॉलिसी का, एक पीएलआई पॉलिसी को मैक्सिमम कितने बार रिवाइव किया जा सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम। सीताराम, देवेन और बाकी लोग फटाफट से जवाब दीजिए। अनलिमिटेड, बिल्कुल कोई आपका इसके ऊपर आपका लिमिट नहीं रखा गया है ना। चलिए
आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया? बोला गया द लीव ट्रैवल कंसेशन शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी जो है ये एडमिसिबल कब कब है? तो बोला कि किसी भी प्रकार का लीव के दौरान। हालांकि यहाँ पे जितना मेरा जानकारी है एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है उसको छोड़ के, है ना, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को अगर हम छोड़ दें, हालांकि यहाँ पे प्रिसाइजली लिखा नहीं गया, बट जितना मेरा जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में एलिजिबल नहीं होता है। कोई बताइएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में एलिजिबल होता है कि नहीं? एक बार कंफर्म करिएगा अगर किसी को जानकारी है इस मामले में। मेरा जितना जानकारी है कि इस मामले में होना नहीं चाहिए, बट अदर ऑल टाइप ऑफ लीव्स, जैसे सारा टाइप लीव के भीतर क्या क्या आ जाएगा? इंक्लूडिंग कैजुअल लीव, आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज भी इसके भीतर आ जाएगा, है ना, स्पेशल कैजुअल लीव, आपका मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, चाइल्ड केयर लीव, ये सारा पीरियड में, इवन आपका स्टडी लीव के दौरान भी आपको एलटीसी जाने का मौका मिलता है। याद रहेगा, आपको सवाल पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा कि कैजुअल लीव के समय पे मिलेगा कि नहीं, स्पेशल कैजुअल लीव में मिलेगा कि नहीं, सीसीएल, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, स्टडी लीव। तो आपको याद रखना है सारा केस में ही आपको एलटीसी जो है ना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया क्या? बोला गया एलटीसी इज एडमिसिबल ड्यूरिंग स्टडी लीव फ्रॉम स्टडी प्लेस। अगर हम स्टडी लीव में कहीं पे गए हैं तो हमको एलटीसी कहाँ से मिलेगा? तो मैं उस दौरान जहाँ पे ठहरा हूँ वहाँ से मिलेगा, फ्रॉम माई स्टडी प्लेस। बट फेयर कितना होगा? तो बोला गया इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा मेरे होम टाउन से, हेडक्वार्टर से होम टाउन, और हेडक्वार्टर से विजिटिंग प्लेस। ठीक है, हेडक्वार्टर से होम टाउन, आप मान लो कि होम टाउन एलटीसी ले रहे हैं तो आपको कहाँ जाना है? हेडक्वार्टर से होम टाउन जाना है। अगर आप एनी व्हेयर जाना चाहते हैं तो विजिटिंग प्लेस में जाना है। अब आपके हेडक्वार्टर से विजिटिंग प्लेस का डिस्टेंस या फिर हेडक्वार्टर से होम टाउन का जो डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो कि जो उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या फिर हमारा जो स्टडी लीव में मैं जहाँ से गया हूँ वहाँ से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो जहाँ से अगर मान लीजिए स्टडी पॉइंट से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपको स्टडी पॉइंट वाला अमाउंट नहीं दिया जाएगा, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा हेडक्वार्टर से विजिटिंग प्लेस या फिर हेडक्वार्टर से होम टाउन। अगर स्टडी प्लेस से वहाँ पे विजिट करने के लिए खर्चा कम होता है तो आपको पूरा दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर स्टडी प्लेस से ज़्यादा होता है तो उस जगह पे क्या होगा, हम आपको वो वाला पोर्शन, वो वाला एलटीसी का पैसा नहीं देंगे, आपको हेडक्वार्टर से विजिटिंग प्लेस, हेडक्वार्टर से होम टाउन का पैसा ही दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया एलटीसी इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग वीकेंड्स विदाउट हॉलीडेज विदाउट लीव, है ना। शनिवार रविवार, सेकेंड सैटरडे संडे को छुट्टी है, मान लीजिए फिर मंडे को आपका ये आ गया, कोई ईद उल फितर आ गया या फिर गुरु नानक का जन्मदिन आ गया, कोई और इशू हो गया तो उस दिन को भी छुट्टी है, आप सोचे कि 3 दिन का एलटीसी ले लेते हैं, तो भाई वो नहीं चलेगा। आपको अगर एलटीसी में जाना है तो लीव इज मैंडेटरी। आप याद रखिए एलटीसी का पहला शब्द क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन। तो आपका लीव इज मैंडेटरी, विदाउट लीव एलटीसी इज नॉट वैलिड, इसको आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी इन स्पेशल केसेस। क्या क्या बोला गया? बोला गया एंटाइटल, यहाँ पे हम लोग दो केस बेसिकली देखेंगे। एक होता है रीइंबर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, और एक देखेंगे रीइंबर्समेंट इन केस ऑफ इनवर्ड जर्नी। बहुत सारा केसेस ऐसा है कि मान लीजिए किसी का बेटा या बेटी जो है वो हॉस्टल जा रही है पढ़ने के लिए, है ना, दूर कहीं पे जाएगी, वहाँ पे रहेगी, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करेगी या फिर करेगा। तो जब वो दूर जगह पे जाके पढ़ने लिखने के लिए जाता है, कब वापस आएगा उसका गारंटी है नहीं। तो ऐसा केस में वो खाली आउटवर्ड एलटीसी लेके भी जा सकता है, उस बंदे को दोबारा वापस आके उसको कंप्लीट करने का जरूरत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला गया? फैमिली हैविंग परफॉर्म्ड द जर्नी टू होम टाउन हैव नो इंटेंशन
ऑफ कंप्लीटिंग द रिटर्न जर्नी फ्रॉम होम टाउन। मेरा घर वाले जो है वो घर चला गया या घर चली गई और उनको वापस आने का कोई इच्छा नहीं। मेरा बीबी हमसे बहुत ज़्यादा झगड़ती है बीच बीच में, और मान लीजिए उनको इच्छा हुआ कि इस बंदे के साथ हमको रहना है नहीं, हम सीधा मायके जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, है ना। अब उनका इंटेंशन क्या है, यहाँ से सीधा घर चले जाएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो आउटवर्ड जर्नी इज एडमिसिबल, खाली आउटवर्ड जर्नी लेके भी वो जा सकती है, ठीक है। फिर कुछ केसेस आता है जहाँ पे केवल रिटर्न जर्नी एडमिसिबल होता है। अब क्या हुआ, मान लीजिए आप घर गए और नए नया किसी से शादी किए और बीबी को लेके घर आ गए। अब पहले तो आपका बीबी थी नहीं, अब बीबी आ रही है ना। तो ऐसा केसेस भी हो सकता है। देखिए क्या बोला गया, ए न्यूली मैरिड वाइफ कमिंग फ्रॉम होम टाउन टू हेडक्वार्टर स्टेशन, और वाइफ has been living long in hometown and did not avail herself the LTC in respect of outward journey। या फिर ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी का बीबी जो है घर चली गई और बहुत दिन के बाद उनको इच्छा हुआ कि नहीं चलो बेचारा हमारा हस्बैंड जो है उनके पास जाते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं, तो वहाँ पे आउटवर्ड जर्नी वो लिखा नहीं था, बट अगर वो चाहती है तो वापस भी आ सकती है, केवल इनवर्ड भी ले सकती है। डिपेंडेंट सन एंड डॉटर, जो बाहर रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था या फिर स्टडी के लिए कहीं पे हॉस्टल पे कॉलेज में रहता था, वो वापस आना चाहता है या चाहती है, वहाँ पर भी इनवर्ड आपका अवेलेबल रहेगा। कुछ ऐसा केसेस हो सकता है कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका 5 साल या 12 साल एज हो चुका है, और पहले क्या था, पहले उस बंदे का एज 5 साल के नीचे था, उसको टिकट विकेट लेने का ज़रूरत नहीं था, बट जब रिटर्न कर रहे हैं तो उसका एज 5 साल से ज़्यादा हो गया या 12 साल से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे उसके लिए रिटर्न जर्नी का टिकट बुक करना है, तो यहाँ पर भी उस बंदे का हम LTC केवल इनवर्ड वाला ले सकते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए कोई बंदा जो है आपका होम टाउन पे गया था, वहाँ पे चाइल्ड को लीगली अडॉप्ट कर लिया, है ना, तो वहाँ पर भी इस प्रकार का सुविधा जो है अवेलेबल है। ये इजी सा, मतलब सारा चीज़ जो है आसान सा ही है, इसमें कुछ खास है नहीं, आप लोग इसको इजीली समझ पाइएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या बोला गया, बोला गया LTC व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ये एक ऑप्शन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया क्या, उसके पहले एक बार फटाफट से बताइए, जो लोग जगे हुए हैं एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में लिखिए आई एम स्लीपिंग। अगर आप जगे हुए हैं तो लिखिए आई एम स्लीपिंग। चलिए, सीताराम, मंदाकिनी, देवेन, बंटी, सुमर, नितिन, अभिनव, झिंटू, चलिए बहुत लोग सो रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, शुभोजीत जी बोल रहा है आई एम स्लीपी, मतलब नींद तो आ रहा है, अभी सो नहीं रहा है। पानी पी लीजिए शुभोजीत जी, हमने भी पानी पी लिया। चलिए, इसलिए हम बोलते हैं पानी पीने के लिए क्योंकि हम बड़े बड़े को पानी पिलाए हुए हैं, है ना। चलिए राजशेखर जी आप भी सो रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे ही जागते रहो और सोते रहो, है ना, ऑल इज वेल। आगे आते हैं हम लोग। अब क्या बोला गया, बोला कि बोथ हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। बोला कि दे कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन्स, है ना, दोनों हस्बैंड और एंड वाइफ जो है अलग अलग अपना होम टाउन दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का होम टाउन एक ही होगा, दोनों अलग होम टाउन भी अपना दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सवाल एग्जाम पे सीधा पूछा जाता है। फिर क्या बोला गया, बोला कि दे कैन क्लेम LTC फॉर देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज। हस्बैंड एंड वाइफ जो है दोनों अपने अपने परिवार के लिए अपना LTC क्लेम कर सकता है या कर सकती है। सॉरी, जैसे बोला गया हस्बैंड जो है ही कैन क्लेम फॉर हिज पेरेंट्स, हिज स्टेप पेरेंट्स, माइनर ब्रदर और सिस्टर, है ना, पेरेंट्स के लिए, स्टेप पेरेंट्स के लिए, माइनर ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। वाइफ जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स, माइनर ब्रदर, माइनर सिस्टर, इन लोगों के लिए अपना अप्लाई कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, स्टेप फादर, स्टेप फादर LTC के लिए फैमिली है और नॉट, फैमिली और नॉट, स्टेप फादर whether he on the in the definition of LTC whether he comes under the family or not, बिल्कुल आपका फैमिली के भीतर ही। मयंक जी बोले नो, मयंक जी याद रखना है किसके लिए, कौन सा रूल के लिए,
स्टेप फादर फैमिली मेंबर नहीं है, फटाफट पब्लिक चैट में लिखिए, टीए रूल के लिए नहीं है, टीए रूल के लिए नहीं है, याद रहेगा मयंक जी, टीए रूल के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ टीए रूल स्टेप फादर इज नॉट फैमिली मेंबर, बट फॉर एलटीसी रूल स्टेप फादर इज फैमिली मेंबर। अब क्या है और क्यों है, इसका जवाब केवल भगवान के पास ही है, और कोई दूसरा आपको इसका जवाब नहीं दे सकता है क्यों इसमें दिया और उसमें नहीं दिया। वो बंदा ने क्या दोष किया था कि आपने टीए में तो दे दिया, एलटीसी में तो नहीं दिया, है ना। चलिए जो भी हो, बट याद रखना है टीए में स्टेप फादर जो है फैमिली नहीं है, एलटीसी में स्टेप फादर फैमिली है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लीजिए। अगले बार आईपी एग्जाम पे अगर पूछेगा, आपको याद आएगा टीए रूल में स्टेप फादर फैमिली मेंबर नहीं है, एलटीसी रूल में स्टेप फादर फैमिली मेंबर है। एक 2 नंबर का सवाल बता दिए, ठीक है, किसी को मत बोलना। आगे क्या है, आगे बोला कि आइदर द पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब डिस्कस किए, हमने माँ देखा, बाप देखा, भाई देखा, बहन देखा, है ना, बट हमने बच्चे के बारे में डिस्कस नहीं किए। यहाँ पे बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो किसी पार्टिकुलर ब्लॉक में, कोई भी पार्टिकुलर ब्लॉक में आइदर मम्मी को एलटीसी अवेल करना रहेगा बच्चे को लेके, या फिर आपका जो पापा है वो अवेल कर सकता है ना। आइदर ऑफ द पेरेंट्स, नॉट बोथ, आइदर, आइदर हस्बैंड और वाइफ, दोनों के भीतर कोई एक जन कैन क्लेम द कंसेशन फॉर चिल्ड्रेन इन ए पार्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आइदर मम्मी अप्लाई करेगी, मतलब एलटीसी अवेल करेगी, या फिर पापा एलटीसी आपका अवेल करेगा, बोथ जो है नहीं अलाउड है। फिर क्या बोला गया, अब हस्बैंड का देखिए, हस्बैंड का फैमिली मेंबर में वाइफ आती है, वाइफ के आपका फैमिली मेंबर में हस्बैंड आता है, बट कंडीशन इज दैट अगर हस्बैंड के साथ वाइफ एज फैमिली मेंबर चली जाती है, या फिर वाइफ के साथ हस्बैंड एज फैमिली मेंबर चला जाता है, तो फर्दर वो सेल्फ के लिए इंडिपेंडेंटली क्लेम नहीं कर पाएगा। क्या बोला जा रहा है, देखिए, हस्बैंड और वाइफ हु अवेल्स एलटीसी एज ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ स्पाउस, अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ एज फैमिली मेंबर एलटीसी चले गए, यू कैन नॉट क्लेम सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली, आप इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली इसको एलटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, बोला गया एलटीसी फैसिलिटी फॉर एन स्कॉट। देखिए ये अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, याद रखिएगा कि अगर कोई सिंगल हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर कोई सिंगल हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, एलटीसी फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर एन स्कॉट टू अकम्पनी हिम और हर, है ना। तो सिंगल हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है, उनके साथ अकम्पनी करने के लिए आपका स्कॉट का भी प्रावधान यहाँ पे दिया गया, ठीक है, इसको याद रखना है। सस्पेंशन वाला केस हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे, एलटीसी टू ऑफिशियल्स अंडर सस्पेंशन, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो सस्पेंडेड है उनको तो नहीं मिलेगा, बट उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर, ये सवाल पूछेगा, ये सवाल पूछेगा, ध्यान दीजिए इधर, खाली इधर उधर करते हैं आप लोग, इधर ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है, बोला क्या, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट वन कैन क्लेम द एलटीसी, one can claim LTC, but the return journey must be completed before expiry of leave. लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में कितने दिन का लीव हम लोग ले सकते हैं मैक्सिमम, कोई बताइएगा। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, महेश जी, सीताराम जी, देवेन बोले 360। देवेन, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के बहुत कुछ भूल चुके हैं, है ना, आपको फिर से वापस आना है और पढ़ाई लिखाई करना है अच्छे से, ठीक है। मैं पिछले साल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का था, 2 लड़का का प्रिपरेशन चल रहा था एक साथ, है ना। एक लड़का को 600 कुछ नंबर था, ये जो लास्ट आईपी एग्जाम गया उसके पिछले वाला में, और एक लड़का का 700 कुछ था, ऑलमोस्ट 95 या 100 नंबर ज़्यादा था पिछले एग्जाम में एक दूसरे का, है ना। पर क्या हुआ, अब जो बंदा का 700 के ऊपर नंबर था उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, इवन उसका नॉलेज भी अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा नॉलेज था, बट दूसरा बंदा जो नीचे था ना, उसने 10 गुना ज़्यादा मेहनत किया,
और नीचे वाला बंदा जो है 2024 में एग्ज़ाम क्लियर करके चला गया, और जो ऊपर था लगभग 100 नंबर उससे ज़्यादा था, उसको 2024 में भी नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होता है पता है? जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है, क्योंकि आपके मन में अगर कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, तो आपके अंदर एक लेथर्जी भी आ जाता है, पढ़ने का इच्छा थोड़ा कम हो जाता है। आपका प्रिपरेशन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बट उसको आप और अच्छा बनाओ, है ना। हर एक बाप का बाप होता है, बिना बाप का बेटा नहीं होता है ना। तो आपका प्रिपरेशन को उस बाप का बाप बनाओ, एकदम इतना अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए कि आपको दूसरा कुछ नहीं सोचना है, आपको एक सीट के बारे में सोचना है कि हमको टॉप करना है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मैं खाली किसी एक बंदे को बोल रहा हूँ कि आपको ही, सोच आपका होना चाहिए टॉप करने का। उसके बाद जहाँ पे रुकेगा वो तो अलग बात है। किसी के पास अगर रिजर्वेशन है तो मन से पहले उस रिजर्वेशन का भूत को हटाइए। अगर आपके मन में वो रिजर्वेशन का भूत रह गया, मैं बॉन्ड पेपर में लिख के दूंगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एकदम गारंटी। पर आप अगर सोचते हो कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं, हम बिना रिजर्वेशन का ही लड़ेंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके देखिएगा आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है देवेंद्र जी। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो इस बार घर जाके पीट के आएंगे हम, ठीक है। अच्छा 300 लिखना था, चलिए फोकट में गाली खा गए, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 300 बिल्कुल सही आंसर यही है कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में मैक्सिमम 300 डेज का छुट्टी मिलता है, इंक्लूडिंग ईएल प्लस एचपीएल मिला के, है ना। अब अगर कोई बंदा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में जाता है, उस दौरान भी वो एलटीसी ले सकता है, बट कंडीशन इज दैट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एलपीआर ही हैज टू रिटर्न एंड ही हैज टू, है ना। तो ये बात, एलटीसी से वापस आ जाना है बिफोर उनका कंप्लीट हो जाए उनका लीव। लीव कंप्लीट होने से पहले ही उनको ज्वाइन, मतलब वापस आ जाना है। ज्वाइन तो नहीं करेगा बंदा, तो छुट्टी में ही है, बट वापस उनको आ जाना है, ठीक है। फिर क्या बोला गया? नो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुज हेडक्वार्टर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड होम टाउन आर सेम। उस बंदे का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, और घर है, दोनों अगर एक ही जगह पे है, ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन एलटीसी। और क्योंकि वो आपका होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए नॉट एलिजिबल फॉर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, एसडीएस हम लोग बोलते हैं, स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, जिसके भीतर नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लद्दाख, है ना, और आपका जे एंड के में हम लोग जा सकते हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना रहेगा। आगे क्या आता है? आगे बोला गया द क्लास टू विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज इज फैमिली विल बी एंटाइटल्ड। अब कौन सा क्लास में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या उसका फैमिली मेंबर एलटीसी अवेल करेगा या करेगी, ये क्या बताया जा रहा है? तो बोला गया इज द क्लास टू विच ही बिलोंग्स एट द टाइम ऑफ जर्नी। जब वो बंदा जर्नी करेगा, है ना, जब वो बंदा जर्नी करेगा, उस दौरान वो जिस क्लास के लिए इंटाइटल्ड है, वही क्लास में वो बंदा जो है अपना जर्नी जो है परफॉर्म कर सकता है। रूल नंबर 7 का जीआईडी 1 में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एलटीसी को हम ट्रांसफ़र के साथ या फिर टूर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है सीधा आपसे, वेदर एलटीसी कैन बी कंबाइंड विद ट्रांसफ़र और टूर और नॉट, है ना। आपका ट्रांसफ़र हुआ, उसके साथ आपने एलटीसी को भी क्लेम कर दिया कि भाई चलो हम तो घर ही जाएंगे, इसके साथ साथ थोड़ा घूम के भी आते हैं, तो ट्रांसफ़र एंड एलटीसी जो है दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एलटीसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ तक 7 नंबर पॉइंट को रिपीट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया भैया जी, 1 मिनट टाइम दीजिए। 7 7 7 7 7 7। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जिसका होम टाउन जो है, होम टाउन जो है वो आपका पटना है ना, जिसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग
ये भी मान लीजिए पटना है ना। अब इस बंदे का होम टाउन भी पटना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पटना है। तो ये होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जो हेडक्वार्टर है, ये दोनों आपका सेम है। तो क्योंकि दोनों सेम है, इस कारण से ये बंदा जो है नॉट एंटाइटल्ड फॉर होम टाउन एलटीसी। याद रहेगा, कोई बंदे का अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग और होम टाउन एक ही जगह पे होता है अक्षय जी, तो उस जगह पे वो बंदा आपका होम टाउन एलटीसी को अवेल नहीं कर पाएगा। सुमन जी, कौन सा वाला डाउट रह गया एक बार बताइए। लास्ट पॉइंट कौन सा वाला एक बार बताइए। अभिनव जी आपने भी कुछ बताए हैं। लीप प्रिपेरेटरी हो गया ना, वो वाला क्लियर हुआ कि नहीं? एलपीआर वाला क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। क्लियर है या आगे बढ़े? दोबारा बताएं। सुमन जी आपका? अच्छा, व्हाट इज एलपीआर? एलपीआर होता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। कोई बंदा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर करता है, रिटायर करने से देखिए, रिटायरमेंट अगर किसी का होता है तो उसका लीव एनकैशमेंट होता है। टोटल लीव एनकैशमेंट कितने दिन का होता है बताइए? टोटल लीव एनकैशमेंट इंक्लूडिंग एल प्लस एचपीएल अगर मिलाएंगे, दट वो तो आपका लीव एनकैशमेंट दूसरा बात बता रहे हैं आप, ड्यूरिंग एलटीसी। ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे आपका लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग रिटायरमेंट होता है 300 डेज का। उपाध्याय जी वो वो उसका बात एलटीसी के ग्राउंड पे लीव एनकैशमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। ड्यूरिंग रिटायरमेंट जो लीव एनकैशमेंट होता है वो 300 डेज का होता है। अब देखिए, सरकार ने क्या देखा, अगर वो बंदा ड्यूटी करता है तो उस टाइम पे हमको उनको पूरा पैसा देना है 300 दिन का, क्योंकि उसका छुट्टी बच जाएगा। और लास्ट समय पे लोगों का एफिशिएंसी भी थोड़ा कम हो जाता है। तो सरकार ने बोला तुम अगर चाहते हो तो लास्ट 300 दिन तुम छुट्टी पे रह सकते हो, है ना। पूरा छुट्टी अपना खत्म कर दो जितना बचाया हुआ है। अब पहले उस कंडीशन इज दैट उनके पास 300 दिन का छुट्टी होना चाहिए, है ना। तो अगर रहेगा तो बिफोर रिटायरमेंट कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 300 डेज वो छुट्टी के लिए जा सकता है। और इसको बोला जाता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले का जो 300 दिन है, आखिरी 300 दिन, वो गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी में बिता सकता है अगर वो इंटेंडेड है तो। इसी को बोला जाता है एलपीआर। क्लियर है? तो एलपीआर में क्या हुआ, लास्ट बंदे को पूरा एकदम काम मतलब छुट्टी में रहना है। अब उस टाइम पे भी बोला गया वो आपका एलटीसी जा सकता है। होम टाउन एलटीसी लेने के लिए हेडक्वार्टर से डिस्टेंस, नो स्पेसिफिक डिस्टेंस इज देयर। कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस सुशांत जी नहीं बोला गया, है ना। यहाँ पे कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, बट कंडीशन इज दैट हेडक्वार्टर मतलब थोड़ा सा ये ना आपका वो ऊपर वाला का वरदान या फिर अभिशाप के जैसा दिया गया है ना। 300 दिन का ले सकते हैं आप, तो रिटायरमेंट के पहले से ही होना चाहिए 300 दिन का। 15 महीना तो होना नहीं चाहिए। 15 महीना कैसे होगा? 300 दिन आप लास्ट लीजिएगा ना, एलपीआर के बाद आपको ज्वाइन नहीं करना है, वो आपका आखिरी 300 दिन का ही रहेगा, है ना। जिस कारण से 15 महीना पहले तो नहीं हो सकता है महेश जी। ठीक है, देखिए आपके पास छुट्टी है तो सैलरी मिलेगा ही अभिनव जी। छुट्टी तो आपके पास है, आप जब अर्न लीव में जाते हैं, ईएल में जाते हैं, छुट्टी मिलता है, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अगर ईएल में जाते हैं तो पैसा मिलता है, तो सिमिलरली एलपीआर में जाइएगा तो भी पैसा मिलेगा। बट आपका इनकैशमेंट का पीरियड घट जाएगा ना, क्योंकि आपका नंबर ऑफ ईएल जो है धीरे धीरे घटते जाएगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है कि उधर से घटा दो थोड़ा, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 8, जहाँ पे बताया गया टाइप्स ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। तो दो प्रकार हम लोग पहले ही देखे थे, है ना। क्या क्या बोला जा रहा है? बोला गया द लीव ट्रैवल कंसेशन टू होम टाउन शैल बी एडमिसिबल। जो थोड़ी देर पहले आपका सवाल था, थोड़ी देर पहले ही आपका सवाल था, है ना। चलिए मंदाकिनी जी, आपका सवाल हम लोग बाद में देख रहे हैं, आपने क्या पूछे हैं, ठीक है। एक बार तब तक हम लोग थोड़ा सा, चलिए आपका सवाल मैं ग्रुप में डाल दिया, उसके बाद हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपका सवाल को भी देखेंगे, ठीक है। क्या बोला गया? बोला गया लीव ट्रैवल कंसेशन टू होम टाउन शैल बी irrespective of distance between the headquarter of government servant and his hometown। जैसे
जैसे मान लीजिए हम आपका एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, वेस्ट बंगाल में ही मान लीजिए दो जगह है, एक हो गया दुर्गापुर, है ना, और एक हो गया हमारा बांकुड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए दुर्गापुर और बांकुड़ा जो है आपका एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखेंगे, मान लीजिए 500 मीटर है, यहाँ पे आपका दुर्गापुर है, यहाँ पे आपका बांकुड़ा है, इन दोनों के भीतर डिस्टेंस है सपोज 500 मीटर। अब 500 मीटर अगर आपका डिस्टेंस चेंज हो जाए तो दुर्गापुर से आप बांकुड़ा आ जाते हो, तो आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे था दुर्गापुर, आपका होम टाउन था बांकुड़ा, दोनों के भीतर डिस्टेंस है 500 मीटर। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको एज इट इज़ ये नहीं मानना है, बट एग्जांपल है बस। तो ये डिस्टेंस तो है 500 मीटर, बट हेडक्वार्टर चेंज हो गया, यहाँ पे दुर्गापुर में हेडक्वार्टर, यहाँ पे मेरा होम टाउन हो गया। तो होम टाउन और हेडक्वार्टर मेरा अलग है, भले ही डिस्टेंस जो है 500 मीटर का है। तो यहाँ पे होम टाउन और हेडक्वार्टर अलग होना चाहिए, चाहे उनके भीतर कितना भी डिस्टेंस हो, है ना, ये बात आपको याद रखना रहेगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम पे, है ना, और यहाँ पे आपका 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर को घुसाएगा कि एलटीसी होम टाउन वाला अवेल करने के लिए आपका होम टाउन से हेडक्वार्टर का मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर और नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है, आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए, आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे डिस्टेंस जो है मैटर नहीं करेगा। और होम टाउन एलटीसी को क्या बोला गया, इट मे बी अवेल्ड ऑन्स इन ए ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर, है ना। तो होम टाउन हम लोग देखे हैं 2 साल में एक बार। तो जैसे 18 से लेके 21 चल रहा था पहले, तो 18-19, है ना, इस प्रकार से हमारा था कि 2 साल के भीतर आपको एक ही बार होम टाउन जो है लेना है। और नॉर्मली यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस हम लोग देखे हैं कि होम टाउन को हम लोग ऑल इंडिया में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक को अगर हम होम टाउन को कन्वर्ट करके ऑल इंडिया चले गए, तो अगले बार ऑल इंडिया वाला में हम लोग होम टाउन भी जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया, बोला गया द लीव ट्रैवल कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया। तो पहले हम लोग देखे थे एलटीसी फॉर होम टाउन, यहाँ पे बोला गया एनी प्लेस इन इंडिया shall be admissible irrespective of distance between the place of visit from headquarter of the government servant। तो बोला कि ऑल इंडिया के केस में भी डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करेगा, आप 50 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं, आप 1500 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। फिर क्या बोला गया, द कंसेशन ऑफ होम टाउन एलटीसी इज अलाउड ऑन्स इन ए ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर, है ना। तो 2 साल के ब्लॉक के भीतर एक हमको होम टाउन एलटीसी लेना रहता है। हाउएवर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछता है ना, जहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, बचपन के जैसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला यहाँ लगा लीजिए। क्या बोला गया, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ही मे बी मैरिड और अनमैरिड। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, who has his family living away from his headquarter at the hometown can avail his concession for himself alone every year। ये जहाँ पे मैं हिमसेल्फ बोल रहा हूँ इसके साथ हर सेल्फ भी ले लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं खाली लड़के को ही मिलेगा लड़की को नहीं मिलेगा, है ना, बोथ आर एंटाइटल्ड, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही और शी में बी मैरिड और अनमैरिड, जो अपना फैमिली छोड़ के दूर कहीं पे रहता है ना, अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर एट होम टाउन, है ना, तो उसका होम टाउन और हेडक्वार्टर अलग है, वो क्या कर सकता है, कैन क्लेम हिज कंसेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एवरी ईयर, बट ये क्लेम करेगा फॉर एलोन, अपने फैमिली मेंबर के लिए नहीं। कंडीशन क्या हुआ देखिए, फंडा को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, बंदा सिंगल रहता है ना, ही में बी और शी में बी मैरिड और अनमैरिड, बट ये रहता है या रहती है सिंगल, इसके साथ ना पति ना पत्नी ना माँ बाप भाई बहन कोई नहीं रहता है। इनको क्या करना है, हर साल अपने घर जाना है, कहाँ जाना है, घर जाना है, कहाँ से कहाँ तक, हेडक्वार्टर से होम टाउन इस बंदे को जाना है।
तो हेडक्वार्टर से ये होम टाउन जाना है इसको, तो ये ईच ईयर मिलेगा, हर साल इसको एक बार एलटीसी मिलेगा घर जाने के लिए। कंडीशन क्या हुआ, इनका जो फैमिली है नॉट एंटाइटल्ड, इनका फैमिली जो है वो एलटीसी TITLED है ना, इनका जो फैमिली है वो एंटाइटल्ड नहीं रहेगा एलटीसी के, केवल यही आपका रहेगा, है ना। साथ में क्या करना रहेगा, ही और शी हैज टू फोरगो, क्या फोरगो करेगा, जो ऑल इंडिया एलटीसी है उसको फोरगो करना रहेगा। क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, अगर वो अपने फैमिली से दूर रहता है हेडक्वार्टर पे, है ना, तो वो बंदा क्या कर सकता है, अपना हेडक्वार्टर से होम टाउन का एलटीसी अवेल कर सकता है हर साल। बट ये अकेले करेगा, किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं करेगा। कंडीशन क्या है, उनका फैमिली जो है उनका एलटीसी को फोरगो करना रहेगा और ऑल इंडिया एलटीसी को फोरगो करना रहेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अच्छा अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, और ये अगर मतलब ये पता होना चाहिए हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, और ये ना पता रहने के लिए कितना गवर्नमेंट सर्वेंट ने कितना एलटीसी को खोया है। मैं खुद आपका जब सर्विस में ज्वाइन किया, पहला लगभग 3-4 साल कोई एलटीसी नहीं लिया, हमको पता ही नहीं था। शायद आप में भी बहुत लोग होंगे जो नहीं लिए होंगे कभी, है ना। तो देखिए, एक फ्रेश रिक्रूट के लिए क्या बोला गया, जैसे हम लोग सिंगल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए देखें ना, सिंगल या फिर मैरिड बट स्टेइंग सिंगल, है ना, सिंगल मतलब डीम्ड सिंगल। यहाँ पे हम लोग इसको पिछला वाला जो केस था, ये बंदा सिंगल है या नहीं है डजेंट मैटर, हम इसको मानेंगे डीम्ड टू बी सिंगल, है ना, मतलब जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं टेंड्स टू बैचलर। स्पेलिंग सही है गलत है, टेंड्स टू बैचलर मतलब पूरा बैचलर नहीं है बट टेंड्स टू बैचलर है, तो उस बंदे को मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फ्रेश रिक्रूट। फ्रेश रिक्रूट में क्या बोला जा रहा है, तो बोला गया फॉर फ्रेश रिक्रूट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मे बी अलाउड टू ट्रैवल देयर होम टाउन अलोंग विथ देयर फैमिली on 3 occasions in a block of 4 years and to any place in India on the 4th occasion। ठीक है, क्लियर है। क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला गया जो फ्रेश रिक्रूट है इसको क्या होता है, 4-4 साल का ब्लॉक में मिलता है ना। हम लोग एक बार उदाहरण देख लेते हैं तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या दिया हुआ, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं हम लोग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जनवरी 2009। ठीक है, कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जनवरी 2009, तो ये 1 जनवरी 2009 से लेके 31/12/2009 तक इस बंदे को कोई एलटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एलटीसी मिलना उस बंदे को शुरू होगा 1/1/2010 से 31/12/2010 तक उनको पहला होम टाउन एलटीसी मिलेगा। फिर 1/1/2011 से 31/12/2011 तक सेकेंड होम टाउन, फिर 12 के लिए थर्ड होम टाउन, 13 के लिए एनी प्लेस इन इंडिया। तो देखिए ये 4 ओकेशन गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये एक आपका ब्लॉक गया। फिर आपका आ गया ये सेकेंड ब्लॉक, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट में होम टाउन, सेकेंड में होम टाउन, थर्ड में होम टाउन, फोर्थ में ऑल इंडिया। याद रहेगा। तो ये हमारा फ्रेश रिक्रूट के केस में टोटल 8 साल पहले का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर, इनिशियल जिस ईयर में ज्वाइन किया उसके अगले साल से उनका ब्लॉक चालू होता है और 4-4 साल का 2 ब्लॉक रहता है, जिसमें उनको पहला 3 ओकेशन में होम टाउन जाने का मौका मिलता है। फोर्थ ओकेशन में, यहाँ पे देखिए ओकेशन में बोल रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट आपका ये नहीं आएगा, आप यहाँ पे होम टाउन को ऑल इंडिया में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप जनरल जो ब्लॉक होता है वहाँ पे होम टाउन को ऑल इंडिया, आप ऑल इंडिया को होम टाउन कर सकते हैं। बट यहाँ पे बोला गया पहले का जो 3 ओकेशन है वो होम टाउन में रहेंगे, फोर्थ ओकेशन जो है ऑल इंडिया जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ आपका होम टाउन और एट्थ हो जाएगा ऑल इंडिया। जब 8 साल खत्म हो जाएगा उसके बाद उस बंदा को ट्रीट किया जाएगा एट पार विथ गवर्नमेंट सर्वेंट, एट पार विथ
रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसके बाद उनको नॉर्मल जो ब्लॉक चल रहा है एलटीसी का, नॉर्मल जो एलटीसी का ब्लॉक चल रहा है उस ब्लॉक में उस बंदे को डाल दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए 17 तक इसको यहाँ पे चला, और 17 के बाद 18 के लिए उस बंदे को डाल दिया गया किसमें, तो बोला गया ये 15 से 18 का जो ब्लॉक चल रहा था उस ब्लॉक में उस बंदे को डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक में आ गया। इसके बाद से इसका ब्लॉक चलेगा नॉर्मल रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के तरह ही। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तब जाके आपका क्या क्या प्रोविजन इसमें दिया गया है। एक मिनट, ये फ्रेश रिक्रूट वाला हम लोग देख रहे थे। यहाँ तक क्लियर हुआ जो मैं अभी तक डिस्कस किया? फॉर कुछ द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया एलटीसी फॉर सिंगल ब्लॉक, और देखिए फोरगोज द एलिजिबिलिटी फॉर हिज फैमिली फॉर सिंगल ब्लॉक। यहाँ पे आपका जो रहता है, जब तक आपका करते रहता है उस टाइम पे जितना मेरा ये है, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए, इसको एक बार देख लेते हैं। आपका जो सवाल है वो भी अच्छा ये है। अच्छा, फॉर ऑल इंडिया एलटीसी। चलिए ये सवाल ना थोड़ा सा हम लोगों को, हमको थोड़ा सा देखना रहेगा। मेरे हिसाब से जितना दिन तक ये करता है उतने दिन तक ही आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए करना है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मान लीजिए मेरा आज शादी नहीं हुआ है, मैं ये सिंगल वाला अवेल कर रहा हूँ, और बाद में जाके हम, आपका शादी हो चुका है, उसके बाद मैं नॉर्मल ब्लॉक में आ जाता हूँ, तो वो भी आपका इंटाइटल्ड होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए है, ये पार्टिकुलर ब्लॉक के लिए ही आपका देखा जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लॉक के ऊपर ही रहेगा, ये आपका ब्लॉक के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए होता है। बट यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना है कि मान लीजिए कि मैं पहले नॉर्मल ब्लॉक में आ रहा था, पर बाद में हमको इच्छा हुआ कि ये सिंगल के तरह हर साल का हम अप्लाई मैंने अवेल करूँ, ये अलाउड है कि नहीं देखना होगा। मतलब सिंगल से आप ब्लॉक में तो आ सकते हैं, अब ब्लॉक से सिंगल में जा सकते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा देखना रहेगा। ठीक है, किसका सवाल था? महेश जी, है ना? अच्छा सवाल है आपका। तो ये थोड़ा सा हमको देखना रहेगा। 31/12/2018 ही विल गेट होम टाउन ऑल इंडिया, है ना? अब यहाँ पे जब हमारा 18 वाला जब बता रहे हैं, यहाँ पे जब 18 वाला आ जाएगा तो देखिए हमने 17 में आपका ऑल इंडिया अवेल कर लिया। अगर 17 में ऑल इंडिया अवेल कर लिया तो 31/12/18 में हमको ब्लॉक में तो डालेगा, बट ऑल इंडिया नहीं देता है। ठीक है, इसके ऊपर एक और ऑर्डर आया था जो 2014-15 में आया था। ठीक है, उस ऑर्डर को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए एक मिनट, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें पूरा सर्कमस्टेंसेस को देते हुए सारा आपका डिस्कस कर दिया था। एलटीसी फ्रेश रिक्रूट पोएम, इसमें पूरा क्लियर कर दिया गया था कौन सा ब्लॉक में रहेंगे तो कितना दिन का मिलेगा। यही वाला 2014 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको आपको एक बार दिखा देने से आपका और ज़्यादा क्लियर रहेगा। एलटीसी फॉर फ्रेश, चलिए स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा शिवेन जी। यहाँ पे आपका पूरा क्लियर, आपका जो भी डाउट रहेगा फ्रेश रिक्रूट रिलेटेड, सारा डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए समझाया गया है। इसको मुझे थोड़ा सा एक बार देखना रहेगा। कुछ इसमें क्रिटिकल केसेस है, जैसे आपका फोर्थ मैंने ब्लॉक कब खत्म होगा तो आपको कौन सा ब्लॉक में कैसे डाला जाएगा, है ना? जैसे देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया शुरू वाला, कोई बंदा जो है 1/9/2008 में आपका ज्वाइन किया था, 1/9/2008,
तो 1/9/2008 से 31/8/2009 तक इस बंदे को कुछ मिला नहीं, है ना। फिर अगले साल से होम टाउन मिलना शुरू हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है होम टाउन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड होम टाउन था, फिर आपका ऑल इंडिया आ गया, और फिर यहाँ पे आपका तीनों होम टाउन, फिर ऑल इंडिया आ गया। अब 16 में इनका ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे 17 तक इसको कुछ था नहीं। 18 से 21 आपका नया ब्लॉक ईयर था, तो उसमें कुछ था नहीं। तो यहाँ पे 17 में इस बंदे को कोई एलटीसी नहीं मिला, 18 से ये नॉर्मल ब्लॉक में आ गया, ठीक है। तो ये एक केसेस है। फिर जाके दूसरा एक केस देखिए, ये वाला केस मुझे लगता है हम लोगों का काम आ सकता है। हाँ, ये वाला हमारा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा टैली हो जाएगा। यहाँ पे अगर था, जैसे हमारा 17 में ख़त्म हुआ था, वहाँ पे हमारा कंडीशन क्या था, एक बार देख लेते हैं। 31/12/17 में ख़त्म हो गया था, 31/12/17 में ख़त्म हुआ था। फिर 18 से 21 तक हमारा, 15 से 18, एक एक 15 से 18 से 21 हमारा ब्लॉक था ना। तो एक एक 18 से, चलिए बिल्कुल यहाँ पे ना थोड़ा सा ये दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ये आपका बिल्कुल ये न्यू ब्लॉक होना चाहिए, ये 18 से 21 वाला ब्लॉक में आ जाएगा। ये 15 से नहीं होगा, ये 18 से 21 वाला ब्लॉक होगा, 18 से 21 वाला ब्लॉक होगा। क्योंकि 17 तो हमारा ख़त्म हो चुका है ना, यहाँ पे 17 तक मेरा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे 1/1/18 से लेके हमारा एक एक आपका 2021 तक का हमारा ब्लॉक चलेगा। तो ये न्यू एलटीसी ब्लॉक में आ जाएगा। तो न्यू एलटीसी ब्लॉक में आ जाएगा, मतलब उस हिसाब से उसका नया पूरा एंटाइटलमेंट हो जाएगा। वहाँ पे होम टाउन एलटीसी दोनों आपका कर पाएगा, होम टाउन भी ले पाएगा और ये भी ले पाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है। At the end of 8th year of LTC, when new LTC cycle of a fresh recruit coincides with the beginning of regular 4-year block, his entitlement in the regular block will be exercised as per usual LTC rule. तो आप अगर इस जगह को देखते हैं कोई भी सर्कमस्टेंसेस के साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा 16 में ख़त्म हुआ, 17 और 18, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 8 ईयर, when the fresh recruit get into middle of the running regular block of 4th year, है ना। तो 14 से 17 चल रहा था, जिसके भीतर मिडिल में हम आ गए, है ना। वेयर द न्यू ब्लॉक ऑफ फ्रेश रिक्रूट कोइंसाइड्स विद द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि जैसे सेकेंड ईयर के साथ आपका ब्लॉक कर गया तो आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा। तो इतना ज़्यादा डिटेल्स में हम लोगों को ज़रूरी नहीं रहेगा, बट अगर सर्कमस्टेंसेस आपके पास आता है तो आप इस जगह को देखिएगा, सारा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो जो सर्कमस्टेंसेस आएगा उस हिसाब से आपको उस जगह पे इसको फिट कर देना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उस जगह पे क्या होना चाहिए। ठीक है, टोटल 5 एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया, और कोई भी कंडीशन होगा आपका 4 एग्जाम्पल दिया गया, तो ये 4 कंडीशन के भीतर आपका सेट हो जाएगा, है ना। जिस कारण से इसको लेके ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत हमारा पड़ेगा नहीं, और हमने अभी तक लगाए भी नहीं। बहुत दिन पहले एक बार इसको देखे थे अच्छे से, और मैं आपके साथ इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है शिवेन जी, आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में ही इसको शेयर कर देता हूँ, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन तो विजिबल होना चाहिए। नहीं शिवेन जी, आपने लिखा आई थिंक ही विल नॉट गेट होम टाउन एंड ऑल इंडिया इन 2008। ऐसा नहीं है आपका, क्योंकि 17 तक उनका ख़त्म हो गया, फिर 18-21 जो है न्यू ब्लॉक चल रहा है, तो उनको नया ब्लॉक में एट पर विद गवर्नमेंट सर्वेंट ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं डालेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में भी देखें कि वो नया ब्लॉक में आ गया तो उसको एट पर ट्रीट किया जाएगा। और कंडीशन कभी कभी आता है कि मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक में आ गए तो क्या होगा। अब फर्स्ट ब्लॉक में भी 2 केस हो सकता है, फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट महीने में, मतलब फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में। सेकेंड ब्लॉक में आइएगा तो सेकेंड ब्लॉक का फर्स्ट में और लास्ट में। तो उस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे कंडीशन हमारा दिया हुआ है, इसको एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। पर ये वाला बहुत अच्छा आपका बनाया हुआ है, कंप्रीहेंसिव है पूरा फ्रेश रिक्रूट के ऊपर। इसको देखना जरूरी है सबके लिए, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तब तक आगे डिस्कस किया जाए। एक बार फटाफट से कंफर्म करिए। एलटीसी ब्लॉक स्टार्ट होने पर एनी ईयर ऑल इंडिया नहीं है शिवानी जी,
शिबी साहू, शिबी जी, इन अब जब आपका नया ब्लॉक होगा ना, तो एनी ईयर नहीं, अगर आपका क्या होता है ना, आप उसको होम टाउन को कन्वर्ट करके अगर ऑल इंडिया करते हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बट नॉर्मली वहाँ पे होम टाउन रहता है। आपको अगर ऑल इंडिया जाना है तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करना रहेगा, होम टाउन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया? बोला गया काउंटिंग ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन अगेंस्ट ए पार्टिकुलर ब्लॉक, किसी ब्लॉक में कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। तो बोला कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज मेंबर ऑफ फैमिली availing leave travel concession may travel in different groups at different times during a block of 2 or 4 year as the case may be। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट और जो उनका फैमिली मेम्बर है, उनको जब मन चाहे वो डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट समय पे, है ना, वो आपका ब्लॉक में, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है होम टाउन जा रहा है, और गवर्नमेंट सर्वेंट का जो फैमिली मेंबर्स है वो उस जगह पे होम टाउन को कन्वर्ट करके ऑल इंडिया कर लिया और ऑल इंडिया जा रहा है, तो दोनों कंडीशन आपका अवेलेबल है ना, तो ये बात हमको याद रखना रहेगा। फिर क्या बोला गया? बोला कि द कंसेशन सो अवेल्ड विल बी काउंटेड अगेंस्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, the concession so availed will be counted against the block of 2 years or 4 years within which the outward journey commenced, है ना, even if the return journey was performed after expiry of the block of 2 years। जैसे जैसे मान लीजिए किसी बंदा ने, धत्तरी कहाँ गया, जैसे मान लीजिए किसी बंदा ने 30 दिसंबर को अपना जर्नी स्टार्ट किया, है ना, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या किया, 30/12/2024 में अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो इसको हम लोग कौन सा ईयर का आपका एलटीसी मानेंगे, 2024 का या 2025 का, बताइए कौन सा ईयर के लिए आपका लागू होगा ये एलटीसी, फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। 2024 का हो जाएगा, है ना, भले ही ये जर्नी जो है मान लीजिए आपका 5/1/2025 में ख़त्म किया, फिर भी हम इसको 2024 का ही एलटीसी मानेंगे। तो वही बात आपका यहाँ पे बताया गया है कि जिस ब्लॉक में ये आएगा उसी ब्लॉक का माना जाएगा, जिस ब्लॉक में हमारा आउटवर्ड जर्नी जो है शुरू हुआ है, आउटवर्ड जर्नी जब कमेंस हुआ है उसी वाला को हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया? बोला गया दिस अप्लाई फॉर अवेलिंग द लीव ट्रेवल कंसेशन कैरीड फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 10। तो ये कैरी फॉरवर्ड जो होता है उसके बारे में कहाँ पे बताया गया? एलटीसी रूल का रूल 10 में बताया गया। कैरी फॉरवर्ड का मतलब, मान लीजिए 2 साल का ब्लॉक था, 18 से 21 शुरू हुआ, 18 19 20 21, तो 18 19 में मेरा होम टाउन था, उसको मैं 20 तक ले सकता हूँ, है ना, 21 तक मेरा ऑल इंडिया था, उसको मैं 22 तक ले सकता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे जब रूल 10 देखेंगे, है ना, कि हम 1 साल का एक्सटेंशन वहाँ पे दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना रहेगा, 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन अवेल कंसेशन टू होम टाउन while some other for visiting all India in the same block of 2 years। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट को इच्छा हुआ होम टाउन जाएगा, होम टाउन जाएगा, फैमिली मेंबर्स को इच्छा हुआ एनी होयर इन इंडिया जाएगा, तो वहाँ जाएगा, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग रूल 10, जहाँ पे बताया गया कैरी ओवर ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन को कैरी करने के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो एक्सटेंशन का बात हम बता रहे थे। क्या बोला गया? ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनअवेल टू अवेल द एलटीसी विद इन ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ 2 years और 4 years, है ना, may avail the same within the first year of next block of 2 years or 4 years, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, देखिए बोला गया फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 18-19 जो था, फर्स्ट ब्लॉक 18-19 था, एन एम्प्लॉय कैन अवेल द कंसेशन ऑफ होम टाउन बिफोर 31 दिसंबर 2020। तो 19 तक का मेरा एलटीसी था, मैं 20 तक ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे 2020-21 वाला था, तो 21 में मेरा ख़त्म हो रहा था, उसको मैं 31 दिसंबर 22 तक ले सकता हूँ। अभी जैसे मेरा कौन सा वाला ब्लॉक चल रहा है, कोई हमको बताइए,
अभी कौन सा वाला ब्लॉक चल रहा है एलटीसी का? बिल्कुल, रिटायरमेंट से पहले उनको ख़त्म कर लेना होगा, ठीक है। किसी ने पूछा था रिटायरमेंट से पहले एलटीसी मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल रिटायरमेंट से मिलेगा ज्ञानेंद्र जी, बट रिटायर होने से पहले उनको एलटीसी को ख़त्म कर लेना रहेगा। आफ्टर रिटायरमेंट एलटीसी नहीं मिलेगा, है ना। अभी हमारा चल रहा है 22-25, अभी हमारा चल रहा है 2022 से लेके 2025। अब मान लीजिए 2025 में मेरा आ रहा है कि 2024-25 जो है इसमें हमको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, ठीक है। अब हमको 25 में लेने का समय नहीं मिला, तो मैं इसको कब तक ले सकता हूँ? तो 31 दिसंबर 2026 तक मैं ये ऑल इंडिया एलटीसी को अवेल कर सकता हूँ, है ना। क्लियर है? दिसंबर 2026 तक मैं इसको अवेल कर सकता हूँ। यही बात आपका यहाँ पे बताया गया है। आगे आते हैं, रूल नंबर 11। क्या बोला गया? बोला गया प्लेस टू बी विजिटेड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर ऑफ हिज फैमिली अंडर एलटीसी कंसेशन इन एनी प्लेस इन इंडिया। इसके बारे में क्या बोला गया? बोला कि द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ईच ऑफ हिज मेंबर ऑफ फैमिली मे विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 4 years. It shall not be necessary for the members of family of government servant to visit the same place as that visited the government servant himself at any time earlier during same block. तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, सेम चीज़ को अलग से रूल में प्रोविजन दिया गया कि ईच मेंबर ऑफ फैमिली में विजिट डिफरेंट प्लेस। घर पे मान लीजिए आपका 4 लोग हैं, है ना, पति, पत्नी, बच्चा, है ना, फिर मान लीजिए दूसरा बच्चा। तो पति ने एक जगह चला गया, पत्नी एक जगह चली गई, बच्चे एक जगह चला गया, दूसरा बच्चा और एक जगह चला गया। तो ईच मेंबर ऑफ फैमिली में विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 4 years. It shall not be necessary for the member of families of government servant to visit same place एज दे विजिटेड बाई द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए गया है ए जगह पे, बाकी ये तीनों मिलके चला गया बी जगह पे कि भाई तुम्हारे साथ हम जाएंगे नहीं, है ना। तो ये सारा कंडीशन भी हमारा अवेलेबल है, इसको हमको याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सारा टीए रूल में पढ़ चुके हैं, है ना। द ट्रैवल अंडर द स्कीम ऑफ एलटीसी द एंटाइटलमेंट शैल बी एज अंडर 1/7/2017। 1/7/2017 में टीए रूल जो हम लोग देखे थे सारा सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। कंडीशन खाली एक है, आपको थोड़ा सा चेंजेस कहाँ पे होगा? बोला गया लेवल 6 टू लेवल 8। अगर हम टूर ट्रांसफ़र के केस में देखें तो वहाँ पे उनको एयर एंटाइटलमेंट दिया गया, बट लेवल 6 to 8 आर अलाउड एयर ट्रेवल इन रेस्पेक्ट ऑफ टूर एंड ट्रेनिंग बट नॉट फॉर एलटीसी। तो आप एलटीसी के केस में अगर आएंगे तो आपका 6 से लेकर 8 तक का जो बंदा है उनको एयर एंटाइटलमेंट नहीं है, ठीक है। तो किसको है? तो आप जब 9 से 9 एंड अबव जाइएगा तब जाके एयर एंटाइटलमेंट आएगा, उसके पहले एयर एंटाइटलमेंट नहीं है। तो ये बात हमको याद रखना रहेगा, ठीक है। इसके भीतर बाकी ये पुराना ये वाला जो है हम लोग पहले ही देखे हुए थे। 14 एंड अबव जो है उनके लिए क्या क्या बेनिफिट है, 12, 13, 6 से 11 ये हम लोग पहले जो देखे हुए थे सेम आपका है, ठीक है। यहाँ पे खाली एक चीज़ याद रखिएगा, जो 5 से लेके बिलो रहता है वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया फर्स्ट क्लास। तो आपको याद रखना ये फर्स्ट क्लास का मतलब एसी टायर 1 नहीं है ना। फर्स्ट क्लास का मतलब ये नॉन एसी फर्स्ट क्लास है। एक ज़माने पे रेलवे ये चलाता था, जैसे हमारा फर्स्ट क्लास का केबिन वगैरह डिब्बा वगैरह होता था, स्लीपर के भीतर भी आपका फर्स्ट क्लास का ऑप्शन था। पर आज के दिन में ये आपका एब्सोल्यूट ये हो गया है, टोटली ऑब्सोलेट टाइप हो गया। तो आज के दिन में इसका इम्प्लीकेशन कुछ है नहीं, बट आपका एग्ज़ाम पे दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है इंटाइटलमेंट के भीतर, तो ये याद रखना ज़रूरी है ना। बाकी आगे आते हैं, ये हम लोग सारा जो टीए रूल में देखे थे, जिस कारण से हमको देखने का आवश्यकता है नहीं, आप टीए रूल पढ़ लीजिएगा तो उसी में काम हो जाएगा। स्टीमर के बारे में जब देखा गया तो स्टीमर के केस में भी, रिवर स्टीमर के केस में सेम एज टूर एंड ट्रांसफ़र। माइलेज अलाउंस फॉर रोड ये भी सेम जो हम लोग पहले वाला केस में देखे हुए थे, यहाँ पे भी सेम है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। फिर
ये आपका जहाँ पे नो स्पेसिफिक रेट हैव बीन स्पेसिफाइड डायरेक्टोरेट के डायरेक्ट जो हमारा डायरेक्टोरेट है उसके द्वारा, तो यहाँ पर भी आपका सेम है 30 रुपया कार टैक्सी, ऑटो रिक्शा स्कूटर के लिए 15 रुपया, इसमें भी चेंज नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर भी हमारा कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट एंटाइटल टू ट्रैवल बाय एयर ऑन एलटीसी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपका दिया गया है ना। चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है कि बुकिंग ऑफ टिकट्स आर टू बी डन डायरेक्टली फ्रॉम 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट्स ओनली, है ना। तो बुकिंग ऑफ टिकट जो है इसमें क्या बताया गया, इसको डायरेक्टली कहाँ से करना है, ये 3 ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट से करना है, जैसे बालमेल लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, बीएलसीएल, अशोक टूर एंड ट्रैवल और आईआरसीटीसी। जैसे हम लोग पहले भी किस में देखे थे, ये सारा कंडीशन भी हम लोग पहले ही देखे हुए थे कि आपका बेस्ट अवेलेबल फेयर लेना होगा, चीपेस्ट वाला लेना होगा, नॉन स्टॉप फ्लाइट अगर मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस पे बुकिंग जो है अनऑथराइज ट्रैवल एजेंट से हम कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया कि फिनेंशियल एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी रैंक, ये लोग आपका ऑथराइज कर सकता है, ग्रांट ऑफ रिलैक्सेशन जो है दे सकता है। अब यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट नीड नॉट परचेज एयर टिकट फ्रॉम दिस 3। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे आपका क्या दिया हुआ है, अब दोनों के भीतर थोड़ा सा अंतर देखिए। आपका टीए रूल के केस में जब हम देखे थे वहां पे ये 3 था, ऑथोराइज्ड 3, साथ में आपका था जो उसका एक्चुअल वेबसाइट है ना, एक्चुअल वेबसाइट। अब यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा केवल ऑथोराइज्ड 3 से ही करने के लिए बोला गया, ऑथोराइज्ड 3, ठीक है। अब बोला गया कि अगर नॉन एंटाइटल्ड कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो कहीं से भी टिकट परचेज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट नीड नॉट परचेज एयर टिकट फ्रॉम दिस 3। इनको ये तीनों से लेने का जरूरत नहीं, यही चाहता है तो मेक माई ट्रिप से भी खरीद सकता है, कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि रीइंबर्समेंट जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है टू द फेयर पेड और रेल और बस फेयर विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी आपका कम होगा उसके लिए आपका एंटाइटल्ड है, जिस कारण से ये कहीं से भी टिकट बुक कर सकता है। बट इन केस ऑफ स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम दे मस्ट परचेज टिकट फ्रॉम दिस 3। उस केस में उनको यही 3 आपका कंपनी से, यही 3 जगह से ही उनको टिकट बुक करना पड़ेगा। स्पेशल रिलैक्सेशन यानी कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम कौन सा जगह के लिए एप्लीकेबल है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए आपका अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दिया गया, कंडीशन क्या है कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में हम होम टाउन के बदले हम नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार किसी भी जगह पे विजिट कर सकते हैं इन लीव ऑफ होम टाउन एलटीसी। बट रिमेंबर दिस इज नॉट ए कन्वर्शन इनटू ऑल इंडिया एलटीसी, दिस इज नॉट ए कन्वर्शन टू ऑल इंडिया एलटीसी। याद रहेगा, ये ऑल इंडिया एलटीसी में कन्वर्शन नहीं है, ये आपका होम टाउन के बदले में आप स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में ये 4 जगह पे जा रहे हैं। इसमें एक एडिशनल आपका ऑप्शन भी दिया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना, कि आप एक बार एक्स्ट्रा इसके साथ फ्रेश रिक्रूट के लिए खास करके वो दिया हुआ है कि जितना हमको याद आ रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जगह पे एक्स्ट्रा, मतलब एक ओकेशन पे तो ये चारों के भीतर कोई एक जगह पे जाएगा, एक एक्स्ट्रा ओकेशन पे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जा सकता है, ठीक है। तो ये आगे आपको मिल जाएगा जितना हमको याद आ रहा है, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ जर्नी टू नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर विजिटिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर एंड अंडमान बाई प्राइवेट एयरलाइंस। तो जो नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस का यूज़ कर सकता है। इवन जो आपका एंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए पहले आपका एयर 90 या कुछ ऐसा कुछ आता था जिसमें उनको क्या बोला गया था कि एयर इंडिया का जो फेयर है, एयर इंडिया का जो फेयर है, एक फेयर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उससे ज़्यादा
किराया किसी को आप नहीं दे सकते हैं, बट अभी ये सब कंडीशन नहीं है, आप किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, ये बात अभी हमारा बताया गया। ऑल एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स में अवेल LTC टू विजिट एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट वगैरह हम लोग ऑलरेडी देख लिए, ये हमारा देख लिए हैं। आगे आते हैं। अब कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट हुज हेडक्वार्टर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड होम टाउन, है ना, जो हम लोग पहले भी देखे थे, जिसका होम टाउन और हेडक्वार्टर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक ही जगह पे है, आर नॉट अलाउड फॉर द कन्वर्शन। ये लोग आपका कन्वर्शन के लिए अलाउड नहीं है, ये हमको याद रखना रहेगा। होम टाउन और हेडक्वार्टर जो है दोनों अगर एक ही जगह पे होगा तो आपका अलाउड नहीं है। देखिए यही बात मैं आपको बता रहा था, फ्रेश रिक्रूट्स आर अलाउड फॉर कन्वर्शन ऑफ वन ऑफ देयर 3 होम टाउन LTCs इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। तो फ्रेश रिक्रूट के लिए हमने क्या देखा था कि होम टाउन होम टाउन होम टाउन फिर आपका ऑल इंडिया, ये था। अब बोला गया क्या, फ्रेश रिक्रूट आर इंटाइटल्ड टू कन्वर्ट ऑन ऑफ द 3 होम टाउन LTCs, ये 3 होम टाउन LTC के भीतर किसी भी एक होम टाउन LTC को कन्वर्ट करके इन ल्यू ऑफ दिस वो नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जा सकता है। ठीक है, साथ में क्या बोला गया, दे आर ऑल्सो अलाउड ऑन एडिशनल कन्वर्शन टू होम टाउन LTC, एडिशनल कन्वर्शन ऑफ होम टाउन LTC टू विजिट जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। तो आप मान लीजिए ये वाला होम टाउन में आप चले गए अंडमान, ठीक है, ये फ्रेश रिक्रूट के लिए गए हैं, ये चले गए आप अंडमान। अब ये वाला जो होम टाउन था इसमें आप चले गए जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, ये आपका कन्वर्शन नहीं हुआ, ये आपका स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में आप इनके बदले यहाँ घूम के आए, इसके बदले यहाँ घूम के आए। अब बचा हुआ है आपका ऑल इंडिया LTC, अब इस ऑल इंडिया LTC में आपको जहाँ मन मर्जी वहाँ घूम के आ गए। तो बेसिकली अगर आप फ्रेश रिक्रूट का बात देखेंगे तो वहाँ पे ये बंदा एक ब्लॉक में 3 बार ऑल इंडिया अवेल करने का ऑप्शन इसके पास दिया गया था, बट ये 2024 के सितंबर तक ही दिया गया था। उसके बाद अभी तक लेटेस्ट गाइडलाइन आया नहीं है, बट आ जाएगा तो मेरे हिसाब से ये फिर भी रह जाना चाहिए, अब है ना, अभी तक भी रह जाना चाहिए। जब हमारा नया गाइडलाइंस इसके ऊपर आएगा उसमें भी मेरे हिसाब से आपका ये रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हुआ फ्रेश रिक्रूट के लिए क्या कंडीशन दिया गया। अच्छा LTC 80 था ना, हमारे दिमाग में कहा पता नहीं कहाँ से आपका स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम 2 टाइम्स इन एंटायर सर्विस। अच्छा ऐसा वाला कोई ऑर्डर आप देखें शिवेन जी, होगा तो भेजिएगा थोड़ा सा, है ना। स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के बारे में जो आप बता रहे हैं कि आपका इंटायर लाइफ में 2 ही बार होगा इंटायर सर्विस में, तो एक बार उसको थोड़ा सा शेयर करिएगा, ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे उसको। अब क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर आर ऑल्सो अलाउड टू ट्रैवल बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास बाय एनी एयरलाइंस। गवर्नमेंट सर्वेंट जो नॉट एंटाइटल्ड है ट्रैवल करने के लिए, है ना, ये लोग भी अलाउड है बाय फॉर ट्रैवल बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास बाय एनी एयरलाइंस। कौन सा केस में और कहाँ से कहा तक, तो बोला जा रहा है जब वो बंदा कोलकाता और गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट का किसी भी जगह में जाता है ना, बिटवीन कोलकाता और गुवाहाटी एंड एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो उनको मिल जाएगा। बिटवीन कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम एंड पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे मिल जाएगा। दिल्ली और अमृतसर से एनी प्लेस इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके लिए भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो कोई बंदा चाहे मान लीजिए LTC के केस में लेवल 6, 7, 8 किसी को भी एयर एंटाइटलमेंट नहीं है, तो पहले आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बनना पड़ेगा, फिर जाके आपको कहीं पे भी जाने के लिए, मतलब होम टाउन ऑल इंडिया हो, आपको एयर एंटाइटल्ड मिलेगा। बट उसके पहले तक आपका एयर एंटाइटलमेंट नहीं है, उस दौरान अगर इसके भीतर कहीं पे ट्रैवल करते हैं तभी जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रूल 13। आगे बढ़ा जाए या क्या किया जाए बताइए फटाफट से एक बार, थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
एक क्लास हम लोगों को और इसके ऊपर लगेगा। कंटिन्यू बोल रहा है महेश जी, सुमन बोला स्टॉप, लास्ट 13। चलिए 13 में ख़त्म कर लेते हैं। अभिनव जी बोला ओके, शिवेन बोला 13। चलिए 13 ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 13 में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, आगे देख लेते हैं। 13 में बोला कि रीइंबर्समेंट, क्या बोला गया, बोला कि रीइंबर्समेंट अंडर एलटीसी स्कीम शैल नॉट कवर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लोकल जर्नी। मतलब मान लीजिए आप एक ट्रेन में टिकट बुक किए, है ना, हावड़ा से लेके आपको दिल्ली जाना है। अब जब आप हावड़ा से दिल्ली जाइएगा, रास्ते पे आपको मान लीजिए भूख लगा, आप बेलपूरी खाए, आप चना खाए, आप कुछ और खाना खाए, है ना। अगर अनलेस आपको गाड़ी में प्रोवाइड नहीं कर दिया, अगर आप गाड़ी में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया और वो आपके फेयर के भीतर इंक्लूडेड है और मैंडेटरी है, ये भी एक मैटर है। कैटरिंग चार्ज जो है अगर वो मैंडेटरी है एंड इंक्लूडेड है, जैसे मान लीजिए राजधानी में दुरंतो में अगर आप जाइएगा तो हो सकता है आपको खाने पीने का सारा सुविधा दे देगा, है ना, तो वो भी आपका इंक्लूडेड है तो उसका खर्चा मिल जाएगा। बट अदरवाइज आपको जो दूसरा खर्चा है, या फिर आप मान लीजिए दिल्ली में घूमने के गए, आप वहाँ पे जाके कुतुब मीनार चले गए, लाल किला चले गए, दूसरे जगह चले गए, वहाँ पे जाने के लिए खर्चा रहेगा। तो ये जो डिफरेंट प्रकार का जर्नी में खर्चा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, है ना। ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो है या फिर लोकल जर्नी के लिए जो एक्सपेंसेस है, ये आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे केवल पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे, केवल पॉइंट टू पॉइंट जर्नी का जो हमारा शॉर्टेस्ट डायरेक्ट आपका डायरेक्ट रूट है ना, उसके लिए जो पॉइंट टू पॉइंट जर्नी होता है उसी के लिए हमारा रीइंबर्समेंट किया जाएगा। अब फटाफट से बताइए शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट, इसके बारे में हम लोग कौन सा एसआर में देखे हुए थे? एसआर 30 में देखे हुए थे। किसी ने सवाल एक पूछा था, क्या देखते हैं, रीइंबर्समेंट क्या होगा सर फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर? नहीं, आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आप एग्जांपल लीजिए, सपोज आपने पटना से जर्नी स्टार्ट किया, आपको जाना है पोर्ट ब्लेयर में भी आप दूर जाइए, हैवलॉक जाना है, ठीक है। मेरा एक ट्रैवल एजेंसी है, आप लोग अगर घूमना चाहते हैं तो मेरे साथ घूम सकते हैं। तो आप क्या किए, आप पटना से लेके कोलकाता आए, ठीक है। अब पटना से आप मान लीजिए लेवल 6 में, 7 में, 8 में है, तो आपको पटना से कोलकाता जाने के लिए फ्लाइट का नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको किस में जाना रहेगा, ट्रेन में जाना रहेगा। अब आप कोलकाता आ चुके हैं, तो आप कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जो है वो आप फ्लाइट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जो डिफरेंट जगह पे है, यहाँ पे जाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो लेवल 1 से लेके 8 के भीतर या फिर ऊपर भी हो, कहीं पे भी हो, उनको फ्लाइट एंटाइटलमेंट है। तो कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर का आपको फ्लाइट मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो पोर्ट ब्लेयर से आपको हैवलॉक के लिए जो आपका वहाँ पे क्रूज मिलता है या फिर मान लीजिए वेसल जो है वो मिलता है, उसका खर्चा आपको मिल जाएगा। तो जब आप एलटीसी में जाते हैं तो हमेशा बोला जाता है आप फर्देस्ट कॉर्नर को दिखाइए। फर्देस्ट कॉर्नर मतलब हाईएस्ट दूरी में कौन सा पॉइंट है, और वो जगह के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट रहेगा उसका पैसा जो है आपको पे हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आप मान लीजिए अगर कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, सपोज आपको कश्मीर घूमने के लिए श्रीनगर जाना है, तो आप श्रीनगर घूमने के लिए जाइएगा तो लोग श्रीनगर जाता है तो पहलगांव जरूर जाता है, और पहलगांव में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आरू वैली, बेताब वैली, फिर चंदनवाड़ी नाम का भी एक जगह है। तो आप वहाँ पे दिखाइए भाई हमको घूमने के लिए चंदनवाड़ी जाना है, आपको पहलगांव नहीं। तब आपको क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोलकाता से दिल्ली का टिकट मिल गया, दिल्ली से लेके मान लीजिए श्रीनगर का फ्लाइट मिल गया, फिर श्रीनगर से पहलगांव का मान लीजिए जो भी दूसरा अरेंजमेंट वहाँ पे अगर लोकल रहेगा तो वो भी अरेंजमेंट आपका मिल जाएगा, फिर पहलगाम से चंदनबाड़ी का आपका मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। और एक बात याद रखना है, जब भी आप एलटीसी अवेल कर रहे हैं या फिर कोई टीए बिल के केस में, हमेशा जर्नी शुड बी कंप्लीटेड। आप जो जर्नी ले रहे हैं वो जर्नी आपको कंप्लीट दिखाना है कि मैं यहाँ पे दिखाया था, मैं वहाँ पे गया था।
आप पहलगाम गए थे, आप पहलगाम दिखाए थे तो आपको दिखाना पड़ेगा बिल में कि हाँ मैं पहलगाम गया था। आप अगर ये दिखा दिए कि नहीं श्रीनगर तक गया था तो आपका जर्नी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी आप जाके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको पूरा दिखाना रहेगा, भले ही जो फेयर उसमें मिले ना मिले वो तो बात की बात है, बट आपको पूरा दिखाना रहेगा। क्लियर है। इसके बाद आपका एक कैलकुलेशन आता है कि अगर जर्नी परफॉर्म किया जाता है लॉन्गर रूट में तो उस जगह पे हमको कितना अमाउंट का रीइंबर्समेंट होता है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। ये हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। आज हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं। शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेशन इज आस्क्ड इन एग्जाम, बिल्कुल इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे शिवेन जी। बिल्कुल मिलेगा अक्षय जी, पटना से कोलकाता का ट्रेन वाला मिलेगा, है ना। कोलकाता से आपको यार दिल्ली पोर्ट ब्लेयर का मिल जाएगा, पोर्ट ब्लेयर से आपको हैवलॉक का मिल जाएगा। बट आपको मान लीजिए पटना अपने घर से जाना है, ऑटो फेयर टोटो फेयर वो वाला नॉर्मली नहीं दिया जाता है, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको पटना से वहाँ तक का देगा, पर इधर से नॉर्मली आपका नहीं देता है, ठीक है, लोकल जर्नी वगैरह का नहीं देता है। शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेशन हम लोग देख लेंगे, कोई कुछ है नहीं उसमें, आसान सा ही है शिवेन जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करें, एक बार फटाफट से बताइए। गुड नाइट। पब्लिक बस मिलता है, बिल्कुल पब्लिक बस में अगर आप जाते हैं मिलता है, बिल्कुल सही बोले हैं। पब्लिक बस का ऑप्शन आपका अवेलेबल है, मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट जो रहता है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप उसको अवेल करते हैं तो मिल जाता है। चलिए तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा कंडक्ट वाला क्वेश्चन अभी तक मैं बना नहीं पाया हूँ, कितने लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया एक बार फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। कितने लोग रेडी हो एग्जाम देने के लिए, कितने लोग एग्जाम देने के लिए। सुशांत जी, अचिब्बा, हरिंद्र जी, शिवेन, अक्षय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बंटी, वेरी गुड मुकेश, सुमन जी हाफ प्रिपेयर, तो फटाफट से प्रिपेयर करिए। एक काम करते हैं, टेस्ट हम लोग कल ले लेते हैं, ठीक है। आज आप लोग पढ़े हैं तो दोबारा और एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, एक अच्छा हो, मोटा मोटी आपका ठीक ठाक रहना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और एलटीसी भी पढ़ते रहिए, कल हमारा एलटीसी ख़त्म हो जाएगा, फिर परसों हम टारगेट करेंगे कि एलटीसी का टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। रूल 15 तक हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि 22 तक तो आपको पढ़ना है ना, उसके बाद तो 23 24 25 कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू ऑल। बिल्कुल क्लास भेज देंगे।